सुमन के पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। और उसने जब इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने सुमन और अपनी बेटी और बेटे को घर से निकाल दिया। सुमन को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वो अपने मायके चली गई। अरे ऐसे कैसे उसने घर से निकाल दिया और तुम चली आई? तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। भाई, उसने मुझे घर से निकाला है, सारे पैसे छीन लिए, कपड़े तक नहीं उठाने दिए, और तुम कानून की बात कर रहे हो? कहाँ से लेकर आती मैं कानून? मान लिया ननद जी आपको घर से निकाल दिया, पर ये क्या, आप मुंह उठाकर सीधा यहाँ चली आई? अरे हमारा भी घर परिवार है, और क्या आपको नहीं पता, जब आप जैसी लड़कियां घर वापस आती हैं तो सारे समाज में थू थू होने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? मैं अपने घर आई हूँ, इस समय तो आप दोनों को मेरा सहारा बनना चाहिए, और आप कैसी बातें कर रही हैं? गलत भी क्या कहा है तुम्हारी भाभी ने? हाँ? तुम खुद ही सोचो, माँ बाबा ने जब तुम्हारी शादी की थी तो तुम्हें कितना दहेज दिया था, और तुम वो सब कुछ छोड़कर ऐसे ही चली आई हो। तो फिर तू भी बताओ ना भाई, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम जानते हो ना, अभी देखो स्नेहा भी बड़ी हो रही है, माना कि अभी सनी छोटा है। माफ करना ननद जी, अगर आपने इतना ही सोचा होता तो अपने पति से कॉम्प्रोमाइज करती और वहीं रहती अपने बच्चों के साथ। अपने भैया भाभी की बातें सुनकर सुमन का मन छन्नी छन्नी हो गया और उसने अपने भाई से कुछ समय के लिए मोहलत मांगी और वहीं रुक गई। माँ, जब हम पहले आते थे तो मामा और मामी हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन आज पता नहीं वो किस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं। किसी ने सच्ची कहा है, मुसीबत आने पर सबसे पहले अपने ही लोग दगा देते हैं। सुन स्नेहा, अब तुझे सब संभालना होगा। तू भाई को देखना, कल से मैं कहीं नौकरी की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सुमन नौकरी की तलाश में निकलती है। वहीं स्नेहा अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी कि तभी उसकी मामी आती है। यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है, खड़ी हो जा, यहाँ पर मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। जा, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो दे। अपनी मामी की तेज आवाज सुनकर स्नेहा तुरंत ही रसोई में चली जाती है। वहीं सनी डरा सहमा बैठा रहता है। शाम को जब सुमन घर आती है तो सबसे पहले उसकी भाभी उससे सवाल करती है, मिल गई नौकरी या भाई के पैसे ऐसे ही बर्बाद करके आ गई हो? कई जगह गई थी भाभी, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। देखो भाई, मैं तो सीधी सीधी बात जानती हूँ, तुम्हें नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, लेकिन इन दोनों को भी अपने साथ ले जाया करो। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ। और अब देखो, तुम्हारे भाई का समय हो गया है आने का। अब क्या तुम्हें बोलना पड़ेगा कि जाकर खाना बना लो? मैं तो थक गई हूँ सुबह से तुम्हारे बच्चों की चौकीदारी करते हुए। सुमन कुछ नहीं कहती और तुरंत ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जहाँ आज तक सुमन ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी के दिन बिताए थे, उसी घर में उसे बड़ा ही अजनबीपन लग रहा था। अगले दिन सुबह जब काम ढूंढने के बाद घर आती है तो सुमन पंखा तेज करके बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी स्विच बंद करते हुए कहती है, तुम्हारा भाई कोई करोड़पति नहीं है जो इतना सारा बिजली का बिल भर सके। लेकिन मामी, आप देखो तो मम्मी को कितना पसीना आ रहा है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी माँ की, तो नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? भाभी, ये बच्चों से तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे आज नौकरी मिल गई है, 2-4 दिन का समय दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें नौकरी मिल गई, वरना मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी भर हमारी ही छाती पर मूंग दलोगी। और कुछ दिन बाद सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से एक किराए के मकान में चली जाती है। थोड़े पैसे वो अपने भाई से उधार लेती है और उससे वादा करती है कि जल्द ही उसे चुका देगी। तुम दोनों की पढ़ाई का बहुत ही हर्ज हो रहा है, कल से तुम स्कूल जाना। माँ, स्कूल कैसे जाएंगे? हमारी ड्रेस और हमारा बैग तो वहीं रह गया है। अरे हाँ, बैग और ड्रेस तो तुम्हारे वहीं रह गए। अब कोई बात नहीं बेटा, मैं आज किसी से कहकर मंगवा लेती हूँ। और फिर सुमन अपनी पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पास फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो स्नेहा के पिताजी के यहाँ से बच्चों का बैग और ड्रेस ले आए। फिर कुछ दिन बाद सुमन नौकरी पर जाने लगती है और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। माँ, तू बहुत थक जाती है ना? क्या करूं बेटा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। स्नेहा, देखो तुम बड़ी समझदार हो, अब तुम्हें ही घर को संभालना है
और भाई को भी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और कुछ दिन की ही तो बात है, फिर देख लेना, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर देगी। और ये सब जो लोग हैं ना, आज हम लोगों को बुरे वक्त में इस तरह से कह रहे हैं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बेटा, लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन तुम समझदार हो, मैं जानती हूँ। इन सब बातों पर इतना ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। ठीक है माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। और उसके बाद उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि कुछ भी हो जाए, मेहनत करके उन्हें अपने आप को कामयाब बनाना है। और 2 साल बाद स्नेहा अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। एक दिन माँ, हाँ मेरी क्लास के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 1000 रुपए जमा करने हैं, जल्दी से दे दो ना। 1000 रुपए? बेटा, इतने सारे पैसे, वो भी पिकनिक के लिए? हाँ माँ, टीचर ने तो यही बोला है, 1000 रुपए लेकर आना। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है 1000 रुपए देने की। कुछ नहीं होता है पिकनिक विकनिक। सुनो सनी, मैं खुद तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। आप झूठ बोल रही हैं दीदी, आपने पिछले साल भी यही कहा था और कहीं लेकर नहीं गई। उस समय मेरे पेपर चल रहे थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का लेकर जाऊंगी। देखो सनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सनी गुस्सा हो जाता है। तब स्नेहा उसे समझाती है कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो उसे हमेशा पिकनिक पर भेजा करेगी। और उधर जब भी कोई त्योहार आता तो सुमन को अपने भाई की बहुत याद आती, लेकिन भाई ने तो उससे बिल्कुल किनारा कर लिया था। ऐसे ही एक रक्षाबंधन पर सुमन बड़ी उदास थी। माँ, मैं जानती हूँ तुम्हें मामा की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रही हो? उनकी बहन थी तुम, और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? इतने मुश्किल वक्त में भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हाँ बेटा, सब जानती हूँ, लेकिन त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है। क्या करूँ? वो ना सही, लेकिन मैं तो उसे हमेशा अपना भाई मानती हूँ और उससे प्यार भी करती हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वो दिन आएगा जब मामा और मामी खुद हमसे मिलने आएंगे। और कुछ दिनों बाद ही स्नेहा की जॉब डाकघर में लग जाती है और वो पोस्टल असिस्टेंट बन जाती है। माँ, मैंने कहा था ना कि हम हिम्मत और मेहनत से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये देखो, आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। क्या तू सच कह रही है? हाँ माँ, हाँ, देखो, ये देखो। स्नेहा अपने हाथ में पड़ा हुआ पेपर अपनी माँ को थमा देती है और सुमन उसे गले से लगा लेती है। माँ, ये लो फोन और अपने भाई को फोन करके बताओ कि आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाब नहीं हो सकते थे। और फिर सुमन कांपते हाथों से फोन लगाती है। वहां से उसकी भाभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाभी, मैं सुमन बात कर रही थी, आपसे एक बात कहनी थी। सुमन, बोलो, किस लिए फोन किया है? देखो भाई, कुछ मांगने के लिए फोन किया है तो मैं कह देती हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। नहीं नहीं भाभी, मैंने आपको फोन कुछ मांगने के लिए नहीं किया है। अब आप ही हमारे रिश्तेदार हैं ले देकर। अब मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ही ये खबर दूं। तो मैं आपको बता रही थी कि स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है। और ये सुनते ही उसकी भाभी खामोश हो जाती हैं। फिर अपना सुर बदल कर कहती है, क्या कह रही हो? सचमुच में स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले से ही जानते थे कि एक दिन ये लड़की कामयाब होगी। अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? शाम को आओ बच्चों को लेकर घर। अरे भाभी, शाम को तो आना नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सारे काम है। हाँ भाई हाँ, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बेटी की सरकारी नौकरी जो हो गई है, अब तुम क्यों पूछोगी हमें? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, एक काम करो ना, आप और भैया आ जाओ, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और शाम को ही सुमन के भैया भाभी उनके घर पहुँच जाते हैं। साथ में उनकी 2 साल की बेटी भी थी। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे खानदान की पहली लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब में गई है। और नहीं तो क्या, अपनी स्नेहा तो सचमुच में बड़ी ही समझदार निकली। और सुमन, तुमने भी कम मेहनत नहीं की है। सचमुच में तुम माँ बेटी ने मेहनत करके अपनी जिंदगी ही बदल दी है। बस स्नेहा, आगे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ये बड़ी हो गई तो इसकी भी कहीं नौकरी लगवा देना। हाँ हाँ मामी जी, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है
कि इंसान को खुद से मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैंने और माँ ने की है। स्नेहा कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह गई। ये सुनते ही भैया भाभी का मुंह उतर जाता है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी मामा जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर उस समय आप हमारा साथ देते तो शायद मैं इससे भी अच्छी जॉब पर जा सकती थी। लेकिन मेरे हालातों ने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे माफ कर दो बहन। और तुम भी स्नेहा, तुम सच कह रही हो। अगर उस समय मैंने तुम दोनों का साथ दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते। तुम लोगों ने इतने साल इतना स्ट्रगल किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो भैया। बस स्नेहा ने मेहनत की और मेहनत का फल उसे मिल गया। उसके बाद स्नेहा की मेहनत से घर के हालात बदल जाते हैं। अब अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ाती है और अपने वादे के मुताबिक उसे पिकनिक पर भी भेजती है। आज जमींदार साहब के यहाँ उनकी बेटी की हल्दी की रस्म है, इसलिए उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आएंगे। मुझे अगर लौटने में देर हो जाए तो तुम और चिंकी खाना खाकर सो जाना। क्या कहा पापा? हल्दी की रस्म? लेकिन ये क्या होती है? क्या इस रस्म में सभी लोग मिलकर हल्दी के साथ खेलते हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसकी शादी से पहले उसकी सभी सहेलियां और सभी बड़ी औरतें उसको हल्दी लगाती हैं। लेकिन क्यों माँ? ताकि शादी तक उस लड़की का रंग रूप और ज्यादा निखर जाए और अपनी शादी में वो सबसे सुंदर लगे। अच्छा, तो मतलब जब मेरी शादी होगी तो तुम मेरे लिए हल्दी की रस्म रखोगी, फिर मेरी सभी सहेलियां भी मुझे हल्दी लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ। रुको पापा, मुझे भी आपके साथ आना है। मैं भी हल्दी की रस्म को देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन वहां जाकर बिल्कुल भी शरारत मत करना, नहीं तो जमींदार साहब तुम्हें जोर की डांट लगाएंगे। नहीं पापा, मैं वहां पर अच्छी बच्ची की तरह बिल्कुल आराम से बैठूंगी। चिंकी की खुशी देखकर किशन उसे अपने साथ जमींदार साहब के यहाँ उनकी बेटी की हल्दी की रस्म में ले जाता है। वहां पर हुई इतनी अच्छी साज सजावट को देखकर चिंकी उसे देखती रह जाती है। वाह, यहाँ पर तो सब कुछ कितना सुंदर है। पूरे घर को पीले रंग के फूलों से कितनी अच्छी तरह सजाए है और सभी लोगों ने पीले रंग के ही कपड़े पहने हैं। लेकिन वो दीदी कहाँ पर है जिनकी शादी होने वाली है? मुझे उन्हें देखना है। चिंकी इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर जमींदार साहब की बेटी पल्लवी को ढूंढ रही होती है कि तभी पल्लवी की सहेलियां उसे लेकर बाहर आती हैं। पल्लवी की हल्दी की रस्म के लिए एक बहुत सुंदर झूला सजाया गया था जिस पर बहुत सारे पीले रंग के फूल लगे थे। जब चिंकी ने इतने सुंदर झूले पर पल्लवी को बैठते हुए देखा तो वो भागकर उसके पास चली गई। दीदी दीदी, क्या मैं भी इस झूले पर बैठ सकती हूँ? चिंकी की आवाज सुनते ही किशन का ध्यान उसकी ओर गया। जब उसने चिंकी को पल्लवी के झूले के पास खड़े देखा तो वो भागकर उसके पास गया। चिंकी बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि कोई भी शरारत मत करना। माफ करना पल्लवी दीदी। अरे कोई बात नहीं किशन भैया, छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। वो जब भी कुछ देखते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं। आ जाओ चिंकी, तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ। अब जब तक मेरी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे पास ही बैठी रहना। पल्लवी की हल्दी की रस्म में पूरे वक्त चिंकी उसके साथ ही बैठी रही। पूरे समय उसके मन में बस यही ख्याल था कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी हल्दी की रस्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। शाम को हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद किशन चिंकी को लेकर घर आया तो चिंकी अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुम्हें पता है पल्लवी दीदी की हल्दी की रस्म के लिए बहुत बड़ा झूला लगा था। इतने बड़े बड़े पीले रंग के फूल लगाए थे इस झूले में। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम भी मेरी हल्दी की रस्म बिल्कुल पल्लवी दीदी जैसी ही मनाना। ठीक है मेरी गुड़िया, लेकिन तू पहले बड़ी तो हो जा। सुबह उठकर स्कूल जाना है ना, जा जाकर सो जा, नहीं तो फिर सुबह आंखें नहीं खुलेंगी। धीरे धीरे समय बीता और चिंकी ने स्कूल के बाद अपना कॉलेज भी पास कर लिया। लक्ष्मी, मैं क्या कहता हूँ, अब तो हमारी चिंकी ने कॉलेज भी पास कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर चिंकी की शादी करवा दूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनकी नजर में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर होगा। लक्ष्मी के कहने पर किशन अपने गांव के कुछ दोस्तों से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करता है। हमारी नजर में रिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी के सभी अमीर घराने से हैं। नहीं नहीं भैया, किसी अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करने की मेरी हैसियत नहीं है। हमारे जैसे ही कोई लोग आपकी नजर में हो तो बताना। अरे हाँ, अपने घनश्याम है ना, उसके साले को अपने बेटी की शादी करनी है। मैं घनश्याम से तेरी बेटी के बारे में बात करता हूँ। अगर उस लड़के का रिश्ता कहीं और पक्का नहीं हुआ होगा तो तू उनसे रिश्ते की बात कर लेना।
किशन का दोस्त घनश्याम से उसके साले के लड़के जितेंद्र के लिए रिश्ते की बात करता है। अगले हफ्ते ही जितेंद्र के घर वाले चिंकी को देखने के लिए उसके घर आ जाते हैं। बेटी तो आपकी सचमुच बहुत ही सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। बेटा, तुम्हें घर का काम तो आता है ना, और खाना बना लेती हो ना? आप उस सब की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी। मेरी चिंकी को घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से आता है, और खाना तो ये इतना स्वादिष्ट बनाती है कि जो भी एक बार इसके हाथ का खाना खा ले वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। लड़के वाले चिंकी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आता है। जितेंद्र के घर वाले एक लड़की में जो भी गुण चाहते थे वो सभी गुण चिंकी में थे, इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने बेटे जितेंद्र के लिए चिंकी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब जब हम दोनों की तरफ से रिश्ता पक्का हो ही गया है तो हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे, और हमारी होने वाली बहू की हल्दी की रस्म के लिए जल्दी ही शगुन की हल्दी भी भिजवा देंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और चिंकी की हल्दी की रस्म के लिए उसके ससुराल वाले उसके लिए शगुन की हल्दी भेज देते हैं। चिंकी बेटा, तेरे लिए तेरे ससुराल से ये शगुन की हल्दी आई है। कल तेरी हल्दी की रस्म है, पता ही नहीं चला तू कब इतनी बड़ी हो गई। कल तक जो मेरी गोद में खेलती थी, कल उसे मैं अपने हाथों से शादी की हल्दी लगाऊंगी। सच कहा माँ, वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब बीत जाता है। ये देखो, मैं पल्लवी दीदी की हल्दी की तस्वीरें देख रही थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये जैसे कल की ही बात हो। जब मैं उनकी हल्दी की रस्म में गई थी तो बस यही सोच रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी हल्दी की रस्म भी बिल्कुल पल्लवी दीदी जैसी ही होगी। मैं भी वैसी ही सुंदर सी पीले रंग की ड्रेस पहनूंगी और मेरे लिए भी पीले रंग के फूलों से बहुत ही सुंदर झूला सजा होगा। उदास मत हो मेरी बच्ची, हम भी तेरी हल्दी की रस्म अच्छे से करेंगे। अगर तू चाहती है कि तेरी हल्दी के रस्म के लिए हम तेरे लिए आंगन में एक सुंदर सा झूला लगाएं तो हम जरूर लगाएंगे। अरे नहीं नहीं माँ, तुम कहाँ मेरी बातों में बह गई। ये सब तो मैं बचपन में सोचती थी। अब तो मैं जानती हूँ कि हर कोई अपने हालात के अनुसार ही सब कुछ करता है। जमींदार साहब के पास तो खूब पैसा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की हल्दी की रस्म में भी इतना खर्च कर दिया। उतने पैसों में तो मेरी शादी का ही पूरा खर्चा निपट जाएगा। बस तुम मुझे अपनी वो पीले रंग की साड़ी दे देना, मैं उस पर प्रेस कर लूंगी। कल हल्दी के फंक्शन में मैं उसी को पहन लूंगी। चिंकी ने बचपन से अपनी शादी की हल्दी की रस्म के लिए जो सपना देखा था उसे वो पैसों की कमी के कारण पूरा नहीं कर सकती थी। उसके पिता किशन अभी भी जमींदार साहब के यहाँ काम करते थे और जमींदार साहब के घर पर उनकी बेटी पल्लवी भी आई हुई थी। उसने अचानक ही किशन से पूछा, किशन भैया, अब तो आपकी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी। मैंने तो आखिरी बार उसे अपनी हल्दी की रस्म में देखा था। हाँ पल्लवी दीदी, अब तो मेरी चिंकी बड़ी हो गई और कल उसकी हल्दी की रस्म है। क्या कहा? कल आपकी बेटी चिंकी की हल्दी की रस्म है और आपने हमें बताया भी नहीं। अगर मैं आपसे चिंकी के बारे में पूछती नहीं तो आप मुझे कुछ बताते ही नहीं। लगता है आप हमें अपना नहीं समझते या फिर आप हमें अपने घर बुलाना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है पल्लवी दीदी, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, आप जैसे बड़े लोग हम जैसे गरीबों के यहाँ आते जाते नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। किशन भैया, आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ऊपर से मुझे अभी तक याद है जब आपकी बेटी मेरी हल्दी की रस्म में आई थी तो उसने कहा था कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी हल्दी की रस्म भी बिल्कुल मेरी हल्दी की रस्म जैसी होनी चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या चिंकी की हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां मैं कर सकती हूँ? प्लीज किशन भैया, मना मत कीजिएगा। लेकिन पल्लवी दीदी। कोई लेकिन विकिन नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। चिंकी की हल्दी की रस्म की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने जो बचपन में मुझसे कहा था वो पूरा करने का मौका मुझसे मत छीनिए। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है तो इस बहाने मैं चिंकी को ही अपनी बेटी की तरह समझकर उसकी हल्दी की रस्म पूरी कर लूंगी। लेकिन आप चिंकी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है पल्लवी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन चिंकी अपनी हल्दी की रस्म के लिए अपनी माँ की पीली साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। वहीं पल्लवी डेकोरेशन वालों के साथ मिलकर चिंकी की हल्दी की रस्म के लिए बहुत ही सुंदर झूला तैयार करवाती है और उनकी पूरी गली को पीले रंग के बहुत ही सुंदर फूलों से सजवाती है। चिंकी जब बाहर आकर इस डेकोरेशन को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। कुछ देर बाद चिंकी अपनी हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी माँ के साथ जैसे ही रस्म के लिए दरवाजे से बाहर जाती है तो पूरी गली को इतना सुंदर सजा हुआ देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। माँ, तुमने मेरी हल्दी की रस्म के लिए पूरी गली को कितना सुंदर सजाया है और ये झूला तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा पल्लवी दीदी की हल्दी की रस्म में था। होगा भी क्यों नहीं, ये सब तेरे लिए पल्लवी दीदी ने ही किया है। क्या कहा? ये सब पल्लवी दीदी ने किया है, लेकिन वो है कहाँ पर? मैं यहाँ पर हूँ। अब जरा बूढ़ी होने लगी हूँ ना तो तेरी पहचान में नहीं आ रही होगी। सच बता,
तुझे डेकोरेशन कैसे लगी? तूने बचपन में मुझसे कहा था ना कि मेरी हल्दी की रस्म में भी ऐसे डेकोरेशन होगी। देख भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बता तुझे पसंद आई या नहीं? थैंक यू सो मच पल्लवी दीदी, आपको मेरी बचपन की कही हुई बात आज तक याद है। इतना कहकर चिंकी पल्लवी के गले से जाकर लग जाती है। चिंकी ने जैसा चाहा था उसकी हल्दी की रस्म बिल्कुल उसी तरह होती है। अपने बचपन से देखे हुए अपनी हल्दी के दिन के सपने को पूरा होता देखकर चिंकी बहुत खुश होती है और ढोल बाजे के साथ उसकी हल्दी की रस्म सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं।